Immanuel Kant is one of the philosophers who have an enormous impact on the philosophies of education. Immanuel Kant was born in Germany in 22nd of April 1724, and he died in 1804. German by origin, he was a German philosopher and received his moral education from his lower middle class parents. The point we're trying to make here is that we're trying to discuss the biography of Immanuel Kant in a way that we also see how his childhood experiences has affected his philosophy in the later years of his life. Uh, loves moral education from his middle class parents. लफ्ज़ मोरल एजुकेशन हमने इसलिए इस्तेमाल किया कि जो उनकी मॉरल तरबियत थी वो उनके माँ बाप ने की, और उनके वालिद एक सेडलर थे, यानी घोड़ों की जीन बनाने वाले थे। और उनसे जो उन्होंने मोरल एजुकेशन हासिल की उसके बारे में इमैनुअल कैंट का ये कहना है कि इससे बेहतर तालीम मुझे कोई और नहीं दे सकता था, और उनके लिए बहुत शुक्रगुजार थे वो अपने पेरेंट्स के लिए। उसके बाद तकरीबन 16 साल की उम्र में जब वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं, तो वहीं पे 12 साल और उससे कम उम्र के बच्चों को वो ट्यूट करना शुरू करते हैं, जो कि उनका पहला एक्सपीरियंस था जब वो टीचिंग के शोबे के करीब आए। अब कांट के बारे में परसेप्शंस क्या हैं? ये जो परसेप्शन है लफ्ज़, ये लफ्ज़ वकूफ़, उर्दू में इसके माने हैं वकूफ़ के। परसेप्शन यानी वकूफ़ उस वक्त व्हेन देयर इज़ अ स्टिमुलस, जब आप किसी चीज़ को देखते, सुनते या चखते हैं तो आप उसको जो माने देते हैं, यानी एक स्टिमुलस जो हमारे सेंस ऑर्गन से आके टकराता है और उसके बाद हमारे अंदर से उसको जो माने दिए जाते हैं उसको हम परसेप्शन कहते हैं, हमारा वकूफ़ कहते हैं। तो कांट के बारे में जो परसेप्शंस हैं वो 3 तरह की हैं। एक कि कांट एक फिलोसोफर हैं, दूसरी कि कांट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ साइंटिफिक ऑडियंस, कांट एक साइंस की दुनिया को सुनने और समझने वाले, और तीसरा कांट ऑफ एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस एंड साइंटिस्ट, कांट एक एजुकेशन से रिलेटेड साइंटिस्ट और एक्सपीरियंस करने वालों में से भी हैं। अब उसकी क्या बेसिस है उनको देखते हैं कि जब कांट यूनिवर्सिटी में थे तो उसके कुछ अरसा के बाद वो एक अनसैलरीड लेक्चरर हो गए कोनिग्सबर्ग यूनिवर्सिटी में 1755 में अपनी ग्रेजुएशन के बाद। तो उस ज़माने में उनके इंटरेस्ट ये देखे गए कि वो एक तरफ तो न्यूटन और ह्यूम को पढ़ रहे थे जो कि साइंस से मुतालिक हैं, और उसके अलावा वो रूसो, जॉन जाक रूसो, जो कि एक स्विस फिलोसोफर थे, उनको भी पढ़ रहे थे और उनके भी करीब थे और उनके कामों को बहुत बगौर देख रहे थे, बल्कि हत्ता कि यहाँ तक कहा कि मुझे वो सीधी राह पे डालने वाले ही रूसो हैं। तो हम जब उन्हें इन 3 पर्सपेक्टिव्स में देखते हैं तो लोगों की 3 तरह की परसेप्शंस उनके बारे में डेवलप हुई। एक तो साइंस के बारे में, एक एजुकेशनल वर्क्स के बारे में, और दूसरी उनके तीसरी एक फ़लसफ़ी के तौर पे। तो 3 तरह से हम इमैनुअल कांट को आज की दुनिया में जानते हैं। अब उन्होंने क्रिटिक किया पास्ट सिस्टम्स के ऊपर। पास्ट सिस्टम्स क्या थे? जिस तरह हमने आइडियलिज्म को पढ़ा, जिस तरह हमने और बहुत से दूसरे पैराडाइम्स को देखा और फिलॉसफीज़ को देखा जिसके अंदर मुख्तलिफ बातें होती थी, तो कांट ने ये फ़ील किया और ये महसूस किया कि ये सब जो मकतबा फ़िक्र हैं, ये डाइवर्जेंट हैं एक दूसरे से, मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जा रहे हैं, जिसकी वजह से तज़ाद बढ़ता जा रहा है। अगर फ़लसफ़ा है तो वो साइंस से बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में चल रहा है, तो दोनों के दरमियान कोई रिकन्सिलिएशन नहीं, दोनों के दरमियान कोई हम आहंगी नहीं, और एक दूसरे की ज़िद बनते चले जा रहे हैं, जिससे उनका ये ख्याल था कि ये शायद डिफ़िकल्ट हो जाए आने वाले वक्त में कि दोनों एक दूसरे को किसी भी तरह मुतासर कर सकें और एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। तो उन्होंने क्या चाहा कि इनमें एक रिकन्सिलिएशन हो, इनमें एक रब्त पैदा हो जाए। और फिर उनका फोकस ह्यूमन थॉट के ऊपर भी रहा कि ह्यूमन थॉट प्रोसेस, इंसान के सोचने का प्रोसेस क्या है। और फिर उन्होंने बहुत सी तकलीफ़ात और मुश्किलात का सामना किया
اور اپنا ایک پیڈاگوجیکل ایٹیٹیوڈ، پیڈاگوجیکل سے مراد یعنی درس و تدریس کا، پڑھانے کے ایٹیٹیوڈ کی طرف رکھا اپنے سننے والوں اور اپنے سمجھنے والوں کے لیے۔